हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। रिफ्लेक्शन क्या है पढ़ चुके हैं, और प्लेन मिरर में कैसे होता है वो भी पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे कोई स्फेरिकल सरफेस है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। लेकिन तरकीब जो है वो एक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इमेज कहाँ पर होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, नहीं। और इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर रियल इमिटिंग दे फॉर्म ए रियल इमेज, इफ दे आर अपीयरिंग टू मीट अपॉन एक्सटेंशन दे फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मिरर की आगे बनता है, वर्चुअल इमेज मिरर की पीछे बनता है। ये हम लोग देखें, और हम लोग ये भी देखें कि वर्चुअल इमेज कैन बी सीन इन द मिरर, real image cannot be seen. Virtual image cannot be projected on a screen, but then real image can be projected on a screen. ये सारा देखें, और रिफ्लेक्शन की रूल्स देखें। क्या था रूल्स? इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन ए कॉमन प्लेन। इतनी नॉलेज काफी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलो हम समझते हैं कि व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर। नाम से ही पता चलता है कि ये कैसा मिरर है। ये एक स्फेरिकल शेप का है। मतलब अगर आपके पास कोई एक बड़ा सा स्फीयर है, ध्यान से देखना, बड़ा सा स्फीयर, उसका एक छोटा सा हिस्सा को हम लेंगे। ये एक छोटा सा हिस्सा है, बड़ा सा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा। ये टुकड़ा को काट के बाहर लाएंगे तो ये कैसे दिखेगा? ये टुकड़ा कुछ ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना। ये बड़ा सा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा है, इसको हम मिरर जैसे यूज करेंगे। कोई ग्लास प्लेट है, उसको मिरर जैसे यूज करने के लिए क्या कर देते? एक तरफ को सिल्वरिंग कर देते थे, नहीं। अगर हम ये जो छोटा सा टुकड़ा लिए हैं उसको अगर हम ऐसे करते हैं कि आई कंसिडर दिस इज टू, आई एम जस्ट यूजिंग इट इन टू डिफरेंट वेज। अगर इसका बाहर वाले सरफेस को हम सिल्वर कर देते हैं तो लाइट अंदर वाले सरफेस पे गिरेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, इट विल बिहेव एज ए मिरर। और अगर अंदर वाले सरफेस को सिल्वर कर देते हैं तो बाहर वाले सरफेस पे लाइट गिरेगा, दैट विल बिहेव एज आल्सो ए मिरर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये दोनों मिरर अलग अलग है। एक हुआ कॉनकेव मिरर, दूसरा हुआ कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मींस द केव पार्ट इज एबल टू रिफ्लेक्ट, तो ऑटोमेटिकली दूसरा याद रह जाता है। कन्वेक्स मिरर मतलब द आउटर बेड पार्ट इज एबल टू रिफ्लेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? सो व्हाट आर दीज मिरर्स, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो क्या डिस्कशन किए कि कोई एक बड़ा सा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा को लिया गया, छोटा सा हिस्सा का बाहर वाला सरफेस को सिल्वरिंग कर दिए तो ये मिरर जैसे बिहेव करता है। छोटा सा हिस्सा का अंदर वाला सरफेस को सिल्वरिंग कर दिए तो वो भी मिरर जैसे बिहेव करता है। और ये जो मिरर है जिसका बाहर वाला हिस्सा को सिल्वरिंग किया गया है उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, और वो वाला हिस्सा जिसका हम कहेंगे कि अंदर वाले पार्ट में सिल्वरिंग कर दिया गया उसको कहेंगे कन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली हम देखें कि मिरर दो किस्म के होते हैं, एक हुआ कॉनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स मिरर। समझ में आया क्या? अच्छा, तो क्या लिखेंगे? When a small section, ध्यान रखना ये जो स्मॉल वाला पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर स्मॉल नहीं होगा तो सारा रूल गड़बड़ हो जाएंगे। When a small section of a large sphere is used as a mirror, it is called a
स्फेरिकल मिरर, इसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। कोई बड़ा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा अगर हम मिरर जैसे यूज करेंगे तो उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक हुआ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब कौन सा पार्ट इसका सिल्वरिंग किया गया है? आउटर पार्ट। आउटर पार्ट इज सिल्वर। दूसरा हुआ कन्वेक्स मिरर। जिसका इनर पार्ट इज सिल्वर। तो ऐसे करके दो किस्म की मिरर हमारे सामने बने। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ नोमेनक्लेचर्स लेने चाहेंगे हम। ठीक है, ये हम लोग समझ गए कॉनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। अभी इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। द नॉर्मल ड्रॉन टू ए स्फेरिकल मिरर normal drawn to a spherical mirror at the central point of the mirror is called principal axis. जैसे मान लो कि हम कहेंगे समझाने के लिए कि ये था एक मिरर। ऑब्वियसली मिरर का सेंट्रल पॉइंट कुछ यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट दैट विल बी लुकिंग लाइक दिस। ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन विल बी कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर and we extend the line on either side। हम कहते हैं कि ये जो लाइन है ये दोनों तरफ को ऐसे एक्सटेंडेड रहता है, इधर को भी इधर को भी। इट मे बी ए कॉनकेव मिरर, मे बी ए कन्वेक्स मिरर। चलो मैं बात कर रहा हूँ कोई एक कॉनकेव मिरर का। कन्वेक्स मिरर के लिए भी रूल्स वही है, इसका आउटर सरफेस सिल्वर हुआ है तो हम कहेंगे ये बन गया कॉनकेव मिरर, और ये जो चीज बन गया उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। The central point of mirror is the central point of the mirror is called the pole, जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। तो पोल कौन सा हुआ? पोल हुआ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया पोल। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द पोल। पहले नामकरण कर लेते हैं ना, तब ठीक होगा। ठीक है, अब ये किसी एक स्फीयर का एक हिस्सा है, ये किसी एक बड़ा स्फीयर का एक हिस्सा है। वो जो स्फीयर था उसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। क्या बता सकते हो उस बड़ा वाला स्फीयर का जो सेंटर होगा जिससे इसको काट के निकालें, वो सेंटर इस लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा कि नीचे होगा? सेम लाइन पे ही होगा।
कहीं ना कहीं होगा। चलो कॉल दैट पॉइंट एज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर, center of the sphere from which center of the sphere from which the mirror is cut is called the center of curvature, center of curvature C। तो हम देखें प्रिंसिपल एक्सिस पे दो पॉइंट देखे। पहला पॉइंट क्या देखे? पहला पॉइंट हम देखे कि एक पोल है, कहाँ है? एट दी सेंटर ऑफ दी मिरर। दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया क्या? ये जो स्फीयर, ये जो मिरर को हम जहां से कट करके निकालें, कैसे निकालें बाबा? मान लो कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर का एक हिस्सा को हम लोग काट के निकाले हैं, तो ये स्फीयर का एक सेंटर होगा। दैट सेंटर विल लाई ऑब्वियसली ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहेगा, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? तो बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C? सर इक्वल टू R, इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। समझ में आ रहा है? तो PC क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने अभी आ रहे हैं जो हमें समझ में आ रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि PC इज इक्वल टू रेडियस of the sphere from which the mirror is cut, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे R से। समझ में आया क्या? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज लगेगा। सपोज दिस इज व्हाट इज ए स्फीयर, ठीक है? ये जो स्फीयर है, ये हो गया स्फीयर, छोटा सा स्फीयर, छोटा सा मिरर हम इससे काट के लिए हैं। एंड सपोज हम कहेंगे कि ये जो स्फीयर है, ये जो मिरर है, उस मिरर का ये जो मिरर है, इसका ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो आप इसको कहोगे C, दिस यू कॉल ए C। अगर ये C हो गया, ये हमें समझ में आया अभी तक। और ये पॉइंट को क्या बोलते थे हम लोग? P। दिस पॉइंट इज P। अभी अगर हम C से कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे along the radius, किसको? स्फीयर के ऊपर। सपोज हम यहाँ से एक लाइन A से ड्रॉ करते हैं, एंड जहाँ पे ये मिला उस पॉइंट को कहेंगे A। क्या बता सकते हो ये जो लाइन, मान लो कोई रे C से होते हुए A के ऊपर गिरेगा, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? सोचो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालते हैं? निकालते कैसे कि जहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए वहां पर एक नॉर्मल टैंजेंट ड्रॉ करो। इस सरफेस पे ये गिर रहा है, 0 डिग्री होगा, तो नॉर्मल कैसे होगा? यहाँ पर ऐसे होगा नॉर्मल। तो स्फीयर की किसी भी पॉइंट में अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, विल नॉट इट पास थ्रू द सेंटर? यस सर। ये स्फीयर है, यहाँ पे मैं एक टैंजेंट ड्रॉ किया और फिर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। Are you able to feel that this will pass through the center? Yes. So any line drawn from the center of curvature to any point on the mirror behaves as the normal at that point. क्या ये बात हजम हो रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम में लगेगा हमारे।
समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे यहां पर? एनी रे और एनी लाइन ड्रॉन थ्रू, एनी लाइन ड्रॉन थ्रू the center of curvature to the mirror behaves as the normal at the point of incidence. behave as the normal, just इतना लिख सकते हो, normal at that point. समझ में आया क्या? सेंटर से होता हुआ कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल जैसे बिहेव करेगा। दो चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दो चीज पता चला, P से C तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच इट इज कट, एंड C से होते हुए कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये जो कंसेप्ट हमें मिला नॉर्मल ड्रॉ करने का, स्फेरिकल सरफेस पे किसी भी पॉइंट में अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल टू द सरफेस, है कि नहीं? अगर हमें कहा गया कि कोई रिफ्लेक्टेड रे दिखाओ, टू ड्रॉ ए रिफ्लेक्टेड रे corresponding to any incident ray on a spherical mirror. आपके पास कोई एक स्फेरिकल मिरर है और उसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और ये हो गया मान लो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। अच्छा, कोई रे इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा करके कोई रे गिरा है इसके ऊपर, दिस इज इंसिडेंट रे। कहा गया ड्रॉ करो रिफ्लेक्टेड रे। प्लेन मिरर होता था हमारे पास, आसान हो जाता, प्लेन मिरर में इंसिडेंट एंगल मेजर करना आसान था। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इंसिडेंट एंगल देखना पड़ेगा। नहीं, सपोज दिस रे इज इंसिडेंट एट पॉइंट ए। बिट नंबर 1, स्टेप 1 क्या करेंगे? टू ड्रॉ द नॉर्मल at the point of incidence, point of incidence, point of incidence क्या है? A नाम दिए हैं A। To draw a normal at the point of incidence, join the line AC। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दो, दैट विल बिहेव एज द नॉर्मल, दैट विल बिहेव एज द नॉर्मल। मिल गया? ये इंसिडेंट रे था, हमें रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना। सर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना क्यों है पहले बताइए? अरे ड्रॉ तो इसलिए करना है कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे वहीं पे बनेगा इमेज। हम क्या करना चाह रहे हैं? मिरर में इमेज कैसे दिखता है वही देखना चाहते हैं ना, तो पहले इमेज कैसे बनेगा वही तो देखना है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक बार आप नॉर्मल ड्रॉ कर लिए तो ये एंगल को आप क्या कहोगे? द इंसिडेंट एंगल।
आई नहीं? अगर ये हो गया इंसिडेंट एंगल तो उतना ही एंगल लेके इधर को आप रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में मेजर the angle of incidence and draw the reflected ray. Draw the reflected ray at I angle is equal to R angle. एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होना जरूरी है कि नहीं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, इट इज नॉट ओनली फॉर प्लेन मिरर, फॉर ऑल सरफेसेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। अगर मैं ये मिरर को ऐसा सिल्वरिंग कर देता हूँ, क्या आप मुझे बताओगे ये कौन सा मिरर में यूज किया हूँ? यहाँ पे कॉनकेव मिरर में यूज किया हूँ। यस, ये जो कॉनकेव मिरर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे गिरा तो कैसे ड्रॉ करना है रिफ्लेक्टेड रे। क्या हुआ स्टेप्स? पहला स्टेप हुआ जॉइन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट लाइन विल बिहेव एज द नॉर्मल एट पॉइंट ए। देन इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल कराना आपको, उसके बाद उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल लेके आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। क्या चीजें समझ में आ रहा है? डायग्रामेटिकली आप लोग कर सकते हो। यस। तो धीरे धीरे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अपनी गोल की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई एक स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो स्टेप 1 भी हम लोग देख लिए और स्टेप 2 भी हम लोग देख लिए, दोनों स्टेप वी हैव सीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और एक इम्पोर्टेंट टर्म देखने वाले हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे घर जमा के बैठा रहता है, वो है फोकस। ये क्या है फोकल पॉइंट? चलो देखते हैं। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में when a line or ray, when a ray parallel to principal axis is incident on the spherical mirror, the reflected ray either cuts or appears to cut the principal axis at a fixed point. This point is called focal point or फोकस। इस पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं या फिर फोकस भी कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूं ये पूरा स्टेटमेंट में। अगर कोई रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है
इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे मूव करेगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन विल सी दैट रे विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए फिक्स्ड पॉइंट और इट विल अपीयर टू कट। मतलब सपोज मैं केस लेता हूं कि एक स्फेरिकल कॉनकेव मिरर था, ये कोई कॉनकेव मिरर है और चलो मानते हैं कि E हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, चलो ये भी मानते हैं कि ये हो गया उसका सेंटर, क्योंकि जी स्फीयर का हिस्सा है वो उसका सेंटर यहाँ पे। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, मतलब सपोज रे इज ड्रॉन लाइक दिस, कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रहे कोई रे ऐसे आएगा तो इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना हमें तो आता है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे क्या करना होता था, ड्रॉ जॉइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट और फिर नॉर्मल बन गया हो, नॉर्मल बनने के बाद इंसिडेंट एंगल निकालो, रिफ्लेक्टिंग एंगल निकालो, ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस सपोज, so you will see the reflected ray is going something like this and it is cutting the principal axis at a fixed point, that fixed point is called focus। अच्छा सर, ये वाला इंसिडेंट रे के लिए अगर कटिंग पॉइंट ये हुआ, कोई दूसरा इंसिडेंट रे के लिए भी कटिंग पॉइंट वही होगा? हाँ, yes, sir। कोई भी लाइन अगर ले लेते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मैं इसको लिया, अभी इसको लिया और मैं दिखाया आपको कि ये ठीक है, मैं कोई दूसरा लाइन लेता हूं, सपोज आई टेक अनदर लाइन हियर, आई टेक ए लाइन हियर, तो देखोगे ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ये इधर से ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल अगेन पास थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट, द रेज विल ऑल पास थ्रू द कॉमन पॉइंट, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। जितने सारे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, सारे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट और ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड फोकस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है अगर ये कर्वेचर काफी छोटा है तो इसकी केस में ऐसे होगा, अगर ये छोटा सेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर जैसे हम बोले ना बड़ा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा लेना है, छोटा सा हिस्सा लेने की बजाय अगर आप बड़ा सा हिस्सा ले लोगे तो ऐसे नहीं होगा, छोटा सा हिस्सा लोगे तो ऐसा होगा। तो हम क्या देखें, कॉनकेव मिरर की केस में, कॉनकेव मिरर की केस में ये जो रेज है देयर वो तो रियली किसी एक पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहे हैं। सपोज हम केस बदल देते हैं, नाउ आई गो फॉर ए कन्वेक्स मिरर, सपोज मैं कहूं कि ये कोई एक कन्वेक्स मिरर है, अब इसका भी तो एक प्रिंसिपल एक्सिस है पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, ऐसे इसका भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक। अब अगर इसमें मुझे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तो इसका भी कहीं एक सेंटर होगा, कॉल दिस पॉइंट एज द सेंटर, सेंटर भी है यहाँ पे, समझ में आया? अभी मैं कोई रे लेता हूं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऐसा गया, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया और मुझे इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है, तो मुझे यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू जॉइन दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तो फिर मिल जाएगा हमें ये इंसिडेंट एंगल मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये इंसिडेंट एंगल हुआ तो आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड रे कैसे रहेगा? रिफ्लेक्टेड रे विल गो लाइक दिस, इफ यू सी द रिफ्लेक्टेड रे इट इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस, है क्या? क्या बात समझ में आ रहा है? कोई भी इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे हमें ड्रॉ करना आता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे क्या प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया? नहीं किया। लेकिन अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करता हूं ऐसे, you find it will cut the principal axis at certain point, say this point is the focal point F, तो यहाँ पर ये सचमुच कट नहीं कर रहा है, ये कन्वेक्स मिरर था, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है,
दूर भाग रहा है, लेकिन अगर एक्सटेंड करेंगे तो लग रहा है कि एज इफ इट इज कटिंग हियर। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. मैं अगर इसको भी डबल करता हूँ, करके देखता हूँ कैसे हो रहा है। जैसे मैं अगर और एक को रे ड्रॉ करना चाहूँ, सपोज दिस इज व्हाट इज द रे, और इसको नीचे करता हूँ। यहाँ पर एक रे आया, ये रे अगर यहाँ पे आया तो फिर तो आप देखोगे ये रे रिफ्लेक्शन करने के बाद ये कैसे जाएगा, द रे विल गो इन डायरेक्शन लाइक दिस, द रे विल गो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल गो लाइक दिस। कैसे सर रिफ्लेक्टेड रे पता किए? अरे पहले इस पॉइंट को ज्वाइन किए, फिर से इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल लिए, रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ किए, और अगर आप इस रिफ्लेक्टेड रे को भी एक्सटेंड कर रहे हो, यू फाइंड इट इज मीटिंग एट द सेम पॉइंट। So the reflected rays are not cutting the principal axis, but upon extension they are appearing as if they are cutting the principal axis at a fixed point. That point is called focus. इसलिए स्टेटमेंट लिखते वक्त मैं ध्यान दिया था क्या, when a ray parallel to principal axis is incident on a spherical mirror, the reflected ray कहाँ छूट गया यहाँ से, reflected ray either cuts or appears to cut the principal axis at a fixed point. This point is called focal point or focus. समझ में आ रहा है क्या? तो थोड़ा सोच के बताओ मेरे को, in case of a concave mirror, the focus is a real focus or virtual focus? Because they are really cutting, you call it a real focus. कहाँ है? मिरर के सामने. But in case of a convex mirror, कॉन्वेक्स मिरर में द फोकस इज वर्चुअल. कहाँ है? मिरर के पीछे. लाइट सामने से गिरेगा, लगेगा कि पीछे से कोई लाइट ग्लो कर रहा है, ऐसे दिखेगा. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, सपोज आपके पास कोई एक मिरर है और आप लोग ये एक्सपेरिमेंट तो किए होंगे, यूजिंग ए लेंस और सॉन में अगर पेपर के ऊपर दिखाते हो तो वो जल जाता है. हाँ, यूजिंग ए मिरर ऑल्सो यू कैन डू. कैसे? मान लो कि यू फोकस इट टू सन, यू मीन यू फेस इट टू सन, सनलाइट्स आ रहे हैं तो सारे आके एक ही जगह गिरेंगे, वहां पर पीस ऑफ पेपर रखोगे तो जल जाएगा. यूजिंग ए मिरर ऑल्सो यू कैन डू. सर लेकिन सर वो चीज सर व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी सर वैसे ही कहाँ बताया ये सब चीजें तुम? इंफिनिटी नहीं बताया ना, बताएंगे धीरे धीरे आएंगे. नहीं सर, अगर सर एक ऑब्जेक्ट सर वो चीज पास में एक लाइट का सोर्स तो सर जलेगा सर. डिपेंड करता है कि कहाँ की सोर्स को आप ले रहे हो. इफ यू फेस दिस मिरर टू सन, दिस सन रे विल फोकस एट फिक्स्ड पॉइंट और वहां पे कुछ चीज रखोगे तो जल जाएगा. मतलब ये सारा का सारा रे एक जगह आके फोकस हो रहा है. ठीक है, तो क्या मैं फोकल पॉइंट या फिर फोकस आपको ठीक से समझा पाया? इज इट अंडरस्टूड? यस. पॉइंट नंबर 8, the distance between the pole and focus is called the focal length. इसको कहते हैं फोकल लेंथ. पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? बाय स्मॉल एफ. मतलब पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ. समझ में आया क्या? इट कैन बी प्रूव्ड, that focal length f is equal to r by 2. ये हम प्रूफ कर सकते हैं. अगर एक किसी स्फीयर का रेडियस r है जिससे हम स्फेरिकल मिरर को कट करके निकालें तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? r by 2. प्रूफ अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो, क्योंकि उसमें कंसेप्ट थोड़ा यूज करना पड़ता है, आपको तकलीफ होगा. ये जान लो, ये काफी है. समझ में आया? समझ में आया? यस. कहने का मतलब है कि just for sake of example, a concave mirror is cut out
from a large glass sphere of diameter say 100 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। क्या बता सकते हो? कितना सिंपल है। देखो, कोई एक कनकेव मिरर बनाया गया, कहां से लाके? फ्रॉम कट किए उसको किसी एक स्फीयर से। कौन सा स्फीयर? ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस है, यस यस, ऐसा स्फीयर जिसका डायमीटर है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर डायमीटर 100 सेंटीमीटर है तो क्या बता सकते हो रेडियस क्या है? 50। यस, तो आप कहोगे डायमीटर इज 100 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इज 50 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ इज r/2 इज 25 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया? कोई डिफिकल्टी तो है नहीं? यस यस यस, कितना सिंपल है। बात पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो फोकल लेंथ क्या होता है? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या था? मकसद ये था कि कोई मिरर में हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। कोई मिरर में इमेज फॉर्मेशन करना है। इमेज कहां पर बनता है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मिलेंगे वहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि हाउ आर द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जैसे कोई प्लेन मिरर था, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपको पूछा गया इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां पर होगा बताओ। आप लोग क्लेवर हो, आप क्या करोगे? ये डिस्टेंस को नाप लोगे, फिर उतने ही डिस्टेंस में इधर को लेके यहां पर आप इमेज बना देते थे, है कि नहीं? यू आर मेकिंग द इमेज हियर। ये तो इट वाज कंक्लूजन फ्रॉम द रिफ्लेक्शन रूल्स। लेकिन अगर कहने के लिए कहा गया तो आप क्या कहोगे? पहले अगर इमेज ड्रॉ करना है तो पहले आप एक कोई इंसिडेंट रे ले लो, करेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे ले लो, और देखो कि ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे, कोई दूसरा इंसिडेंट रे ले लो और उसका दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ले लो, और ये हो गया दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, और अभी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करो और देखो कि वो किसी एक जगह जाके मिल रहे हैं, जहां पे मिल रहे हैं वहीं पे इमेज। The rays, reflected rays are appearing to meet somewhere here, so it's a virtual image. सचमुच मीट कर जाते तो रियल इमेज बनता। तो ये था तरीका इमेज लोकेट करने का प्लेन मिरर में, है कि नहीं? अभी हम बात करें स्फेरिकल मिरर का। तो क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना आसान था, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इमेज का लोकेशन निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना आसान नहीं है ना? ये कोई स्फेरिकल मिरर है, अगर ग्राफिकली हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से कोई रे ऐसे गिरा, वो कैसे गया, ऐसे गया, दूसरा रे यहाँ से निकलते हुए कुछ यहाँ पे गिरा, तो देखना है कि वो किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब देखना है कि दोनों रे कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इमेज होगा। लेकिन देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लोकेट करें इसे। हाँ, समझ में आ रहा है इधर कहीं होगा, लेकिन एग्जैक्टली लोकेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज हम देखना चाहते हैं कि बहुत सारे, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे हमें मिल जाएगा तो हम इमेज का लोकेशन पता कर लेंगे। कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएंगे, जहां मिलेंगे वहीं पर होगा इमेज। तो कैसे करेंगे? तो थोड़ा ध्यान से सोचना। पॉइंट नंबर 1, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस in incident ray parallel to principal axis. An incident ray parallel to principal axis in
incident ray parallel to principal axis passes through F after reflection। हाँ, तो एक रिफ्लेक्टेड रे का रास्ता हमें पता चल गया। तो ये हुआ कोई मिरर, ये हुआ उसका प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे अगर ऐसे गया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर। और ध्यान से देखना कि F को हरदम बीचों बीच रखना है। F is to be kept midway between P and C। क्यों? क्योंकि R/2 है, P to C है R। तो आप देखोगे रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है इट विल पास थ्रू दिस। एक रिफ्लेक्टेड रे पता चल गया नहीं? सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ इंसिडेंट रे अब इस मिरर से रिफ्लेक्ट करने वाले हैं और वो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलेंगे वहीं पे होगा इमेज। एक रिफ्लेक्टेड रे हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। दूसरा रिफ्लेक्टेड देखेंगे, ठीक है। बिफोर वी गो फॉर द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेज पाथ, मैं आपको बताना चाहूंगा, सोचो कि कोई एक मिरर में कोई रे अगर ऐसे गिरा सपोज एंड ऐसा रिफ्लेक्ट किया। सपोज कोई रे अगर ऐसे गिरा होता तो फिर ऐसे रिफ्लेक्ट किया होता, है कि नहीं? रूल्स आर द सेम। मतलब रे अगर ऐसे गिरा ऐसे रिफ्लेक्ट किया, अगर ऐसे गिरा होता तो वैसे ही रिफ्लेक्ट ऐसे ही रिफ्लेक्ट करता। समझ में आ गया नहीं है? कैसे हो जाता? इफ ए रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, if the incident ray is passing through the focus after reflection, the reflected ray will be parallel to the principal axis। when the ray is parallel to principal axis after reflection it is passing through focus। if the ray is passing through the focus, मान लो यहां से इंसिडेंट रे जाएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे वापस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? दैट इज व्हाट आई वांट टू से हियर। दैट विल गिव यू द आइडिया ऑफ द सेकंड पाथ। सेकंड पाथ क्या कहता है? कहता है an incident ray passing through F, passing through F moves parallel to principal axis after reflection। मतलब अगर कोई एक मिरर ऐसा है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस देखने में कुछ ऐसा है और पता चला कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर मान लो कि ये है फोकस सपोज, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बनाना चाहते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से ढेर सारे रे निकलेंगे। इससे पहले क्या देखे, रे अगर ऐसे gया तो ऐसे आ रहा था, एक रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा था जो हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा इसको ड्राई करके बना देते हैं, ये ऐसा है। अगर ऐसे गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दिस, ये हमें मालूम था, ठीक है। ये वाला हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी बात कर रहे हैं सेकेंड। ये था कौन सा? पहला वाला। दूसरा वाला क्या है? इफ द रे इज पासिंग थ्रू द फोकस और इसके ऊपर गिरा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रे कैसे जाता है? हाउ द रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये रे ऐसे जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। आपको दो रिफ्लेक्टेड रे पता चल गए, यू गॉट टू डिफरेंट रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जानना भी कोई बड़ी चीज है नहीं। You can easily find out the point of intersection of the reflected rays। समझ में आया क्या? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? करने ये जा रहे हैं कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मिलेंगे जानने के लिए हम सबका रास्ता जानने की कोशिश करें। रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता था, रिफ्लेक्ट करके फोकस से आता था,
अगर रे अगर फोकस से जाता है रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया नहीं? दो बात हम लोग देख ली। चलिए अब देखते हैं तीसरा पाथ देखते हैं। चलिए तीसरा पाथ देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा पाथ में a ray, an incident ray incident at poles और a ray, हाँ इंसिडेंट रे इंसिडेंट एट पोल सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। a ray इंसिडेंट एट दी पोल, a ray incident at the pole uses the principal axis as the normal to point of incidence। कोई रे अगर है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कोई रे है जो कि इंसिडेंट है कहाँ पे? पोल पे, तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी को ही नॉर्मल जैसे यूज करेगा, है ना। जैसे मान लो कि ये हो गया मिरर आपका और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज हम कहेंगे कोई रे ऐसे आके गिरा, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, हम इमेज निकालने की कोशिश कर रहे थे नहीं, और हम यहाँ पर अभी दो केस निकाल चुके हैं। पहला केस क्या था? पहला केस में रे ऐसे गया था, ऐसे जाने के बाद ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके जब वापस आया था, इट वाज पासिंग थ्रू द फोकस, तो ये फोकस से होता हुआ गया था, ऐसे नहीं, ये फोकस से होता हुआ गया था। और दूसरा ये था फोकस, दूसरा क्या था? रे जो कि फोकस से होते हुए जा रहा था, जो एरे जो कि फोकस से होता हुआ जा रहा था, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे जा रहा था? ये रिफ्लेक्ट करने के बाद इट वाज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं? ये जा रहा था ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पर इमेज बनना था, है कि? अभी अगर मैं कोई तीसरा रे लेता हूँ, ध्यान से देखना, तीसरा रे लेता हूँ जो कि कहाँ पे इंसिडेंट है? एट द पोल में, आई ड्रॉ इट विथ ए सॉलिड लाइन। तो यहां से अगर कोई रे आपके पोल पे गिरा, तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज बिहेविंग एज नॉर्मल? दिस इज द नॉर्मल। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना है उतने ही एंगल में। और अगर आप ड्रॉ करके देखोगे, इट इज पासिंग थ्रू दी सेम कॉमन पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पे गिरा पोल पे, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। यस यस यस, ये जितना एंगल में आया था उतना एंगल में जाएगा और बनेगा कहाँ इमेज? इमेज विल बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली हियर। द इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर। हमें इनफैक्ट चाहिए था ओनली 2 रिफ्लेक्टेड रे, हम अब तक तो 3 रिफ्लेक्टेड रे समझ चुके हैं। समझ में आया क्या? जितने सारे रिफ्लेक्टेड रे लो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, और जो भी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इमेज। इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ये हुआ ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इमेज इज फॉर्मिंग हियर। ध्यान रखना कि a ray incident at the pole will behave as the will take the principal axis as its normal at the point of incidence। फिर ड्रॉ करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये सारा जानने से हमें काफी डेरिवेशन जो है आसान हो जाएगा। ठीक है,
तो कितने तो पाथ देखे हम लोग अभी तक? 3। अगर कोई इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट करने के बाद किधर से जाता है? कोई रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट करने के बाद इट पासेस थ्रू फोकल पॉइंट. कोई रे passes through focal point after reflection, it goes parallel to principal axis. A ray incident at the pole will use the principal axis as the normal at the point of incidence. और आप reflected ray draw कर सकते हो. 2 से काम बन जाएगा, 3 पता चल चुका है. चलो और भी पता कर लेते हैं. ओके, तो पाथ ऑफ रे देख लिए 3 ठो. चौथा वाला पाथ आप लोग खुद बताओगे अगर मैं पूछूं तो. बीट नंबर 4 थोड़ा गेस करके बताना. हाँ, आप बताओगे उसके बाद लिखेंगे. ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है. अच्छा, ये स्फेरिकल मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, यहाँ पर इसका फोकस है और यहाँ पर उसका सेंटर है. सपोज कोई इंसिडेंट रे, ध्यान से देखना, कोई इंसिडेंट रे ऐसे आया. ये है इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी. चलिए आगे बढ़ाते हैं इंसिडेंट रे को और देखते हैं कि कैसे रिफ्लेक्ट करेगा. अब ये इंसिडेंट रे गया, आगे गया. बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0. यस. अब 0 बोलने से पहले सर मत बोला करो. सर 0. ये रे आया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? 0. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, कोई रे ऐसे गिर रहा है तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? वैसे ही करेगा ना. दैट मींस द रिफ्लेक्टेड रे विल रिटर्न फ्रॉम हियर along the same path and go like this. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज. तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए लिखेंगे हम लोग ऐसे. थोड़ा मैं फिगर को स्क्वीज कर लेता हूँ. ये है फिगर जो आपको समझ में आ चुका है. हम लिखेंगे an incident ray passing through the center of curvature. An incident ray passing through the center of curvature. Passing through the center of curvature, retraces its path after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते में रिट्रेस करता है, मतलब जिस रास्ते में गया था उसी रास्ते में वापस आता है. तो आपको 4 तो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ पता चल गया. फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए हम इमेज आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे? जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज ये सारा नॉलेज को हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे और ऐसे करेंगे कि सपोज हमारे पास एक ऐसा मिरर रखा है, दिखने में थोड़ा बड़ा है क्योंकि ड्रॉ करने के लिए आसान होगा. तो ऐसा कोई एक मिरर हमारे सामने रखा है. चलो मानते हैं ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और देखने में पता चल रहा है कि जो पोल है यहाँ से उसका रेडियस कुछ यहाँ पे दिख रहा है. ये है C है ना, और ये है C और बीचों बीच रहेगा F. और सपोज हमें दिया गया है कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है. लेट मी ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट. सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है. प्लेन मिरर होता तो हमारे लिए आसान था. अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से ढेर सारे इंसिडेंट रे निकल रहे हैं, इधर जा रहा है. हमें किसी 2 रिफ्लेक्टेड रे को पकड़ना है, वो जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे इमेज बनेगा. हम चारों रिफ्लेक्टेड रे को पकड़ेंगे. चलिए पहला वाला देखते हैं. ये वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसा अगर आया तो क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इट विल पास थ्रू
दी फोकल पॉइंट। एक रिफ्लेक्टेड रे पता चल गया। चलिए ये हुआ एक रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहो 1, इसको कहो 1। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, So 1 dash. थोड़ा मैं इसको और थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूं। थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करने में गड़बड़ हो गया ऐसे, और मैं अभी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं इसको। इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक। नाउ कोई रे अगर सी से होते हुए एफ से होते हुए जाएगा, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करने वाला है? It has to go parallel to the principal axis. है parallel to principal axis. Yes, it is parallel to principal axis. ये parallel to principal axis क्या? चलिए इसके नाम देते हैं 2 और ये हो गया 2। कहाँ पे मिले? यहाँ पे मिले, मतलब इमेज यहाँ पे बनेगा, हमें पता चल चुका है। नहीं, हम थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि C से जाता हुआ कोई रे, C से जाता हुआ कोई रे कैसे जाता है? It has to go through this point, है कि नहीं? ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके इधर से वापस आएगा, इसी रास्ते में ही वापस आएगा, ये इसी रास्ते में ही वापस आने वाला है। अच्छा, तीनों रिफ्लेक्टेड रे देखो एक जगह मिल रहे हैं, ये भी आया, अरे आओ, ये हुआ एक रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां से आ रहा है। चौथा कौन सा था? इफ यू टेक ए रे पैरेलल टू द इंसिडेंट एट द पोल पे डाले, ये इसको नॉर्मल जैसे यूज करेगा और यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा। It will also pass through the same common point. समझ में आ रहा है क्या? ये वाला था क्या? 3, ये 2 था। Just a minute. ये था 2 वाला, ये था 2 वाला, और अब ये हो गया 2 वाला। चलो, और ये वाला हो गया 3, ये 2 हो गया, ये हो गया 3। चलो मानते हैं कि ये है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, फिर ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो ये हो गया कौन सा वाला? ये हो गया फोर्थ वाला और ये हो गया थर्ड वाला। Don't you see that they are all passing through a common point, and where will be the image? Image will be here. तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट का ऐसा एक इमेज बनेगा, लेकिन आपको इतने सारे रे ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं था। आपको कितना रे ड्रॉ करना चाहिए था? ओनली 2 रे ड्रॉ करके आपको निकालना चाहिए था। मैं बस समझाने के लिए बताया कि अगर ऐसे जा रहे हैं 4 रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद दे आर ऑल पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो ये सारे रास्ता जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप इसकी इक्वेशंस वगैरह निकाल पाओगे। ध्यान रखना, ठीक है? इसके रास्ते वगैरह आप निकाल पाओगे। जो बहुत सारी इक्वेशन निकलेंगे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारा निकालने के लिए आपको ये सारा रे को जानना बहुत जरूरी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने दिया गया, आपको उसका इमेज ड्रॉ करना है। इमेज ड्रॉ करने के लिए उस ऑब्जेक्ट से ढेर सारे रे निकलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं। सपोज मैं आपको देता हूं कि यहां से कोई रे ऐसे आके गिरा, जो कि हमारा जो पाथ था उसमें गिनती में नहीं था, ये रे ऐसे गिरा, ठीक है? क्या बता सकते हो
क्या आप इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हो? Yes, sir. क्या करोगे? Sir, आप जानते हो कि सारे के सारे पॉइंट से जाएगा, पहले फोकल पॉइंट से कर लेंगे, उसको डिवाइड। नो 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 नो, इट विल नॉट पास थ्रू फोकल पॉइंट, दिस इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो, तो क्या करना पड़ेगा? पहले सी से इसको जोड़ो, इंसिडेंट एंगल निकालो, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो। इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे कॉमन पॉइंट से जाते हैं, है ना? तो इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? सीधा यहां से खींचो रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मिल गया, ये हो गया, क्योंकि सारे के सारे रे तो एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करके जाते हैं, है कि नहीं? तो मिल जाएगा ये। मैं चार को स्पेसिफाइड पाथ दिखाया, कोई भी रे रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी एक कॉमन पॉइंट से तो जाता है कि नहीं? जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, थोड़ा एक कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करने के लिए तो हर कुछ कर सकते हो आप लोग, बुक में सब कुछ दिया, टीचर्स विल टीच एवरीथिंग, बट ट्राई टू कैच द फंडामेंटल। सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और पता चला कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे दे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर, ये पॉइंट में मिल रहे हैं, सपोज ऐसे हुआ, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ। मैं अब आपको पूछूं कि बताओ यहां से रिफ्लेक्ट करता हुआ रे किस डायरेक्शन में होगा? सिंपल है, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट करता हुआ रे भी इसी पॉइंट पे मिलेगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? That is what I am saying. यहां से रिफ्लेक्ट करता हुआ रे also has to pass through this point. समझ में आया क्या? अब अगर हम कहेंगे ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये कहां हो गया? ये हो गया इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का लोकेशन जानना आपके लिए अभी और कोई बड़ी चीज नहीं है, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है? ये आपको अभी दिखने लगा कि हाउ आर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कितना बड़ा इमेज है, नहीं? थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज, ये अगर ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हुआ, दिस डायग्राम मस्ट बी क्लियरली सीन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है फॉर स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि इसमें सारा का सारा कंसेप्ट यूज हो रहा है, सारा का सारा कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इमेज। क्या ये सारा रिफ्लेक्टेड रे आपको याद रहेंगे? ठीक है, हाँ। So वो लाइन जो डॉट इमेज से ऑल्टरनेटिव डॉट है, ये वाला? नहीं सर, वो इमेज ये वाला? अरे अगर इसका अब इमेज यहाँ पे हुआ, तो इसका इमेज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इसका इमेज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इसका इमेज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, बस इसलिए ड्रॉ किया। समझ में आ रहा है? ये तो ये हो गया इमेज का पोजीशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और ये हो गया फोकल पॉइंट। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ मिनट में हम लोग फटाफट देख लेते हैं, है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर इज कट। कॉनकेव मिरर कब कहते हैं? जब इनर सरफेस इज सिल्वर और आउटर सरफेस इज सिल्वर, आउटर सरफेस इज सिल्वर, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। फोकल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द और अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। नहीं, कौन सा केस में ये रियली कट करता है? कॉनकेव मिरर में कि कन्वेक्स मिरर में? कन्वेक्स मिरर में अपीयर्स टू, हाँ, कन्वेक्स मिरर में अपीयर्स टू कट। कौन सा केस में जो फोकल पॉइंट है वो मिरर के सामने रहता है? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में सामने रहता है, पी और सी के बीच में रहता है। कन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे रहता है ना? यस यस। अच्छा, फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर/2।
तो आपके लिए मैं जितने सारे डायग्राम यहाँ पे किया वो सारा किसके लिए था? कनकेव मिरर के लिए था। सेम थिंग कैन बी डन फॉर ए कन्वेक्स मिरर आल्सो। ये आपका होमवर्क है कि आप चारों रे का पाथ ऑफ द रे ड्रॉ करना है किसके लिए? फॉर दी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।